शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे किसके बारे में, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में विभिन्न जीव किस प्रकार से एक दूसरे के साथ पारस्परिक लाभदायक क्रिया या क्या बोलना चाहिए लाभदायक अन्योन्य क्रिया करते हैं, या फिर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए किसी एक को हानि होता है, किसी एक को लाभ होता है, या किसी एक को प्रभावित होता है और एक को बस लाभ हो रहा है, या एक अप्रभावित है और एक को हानि हो रहा है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे किसके बारे में, जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या होता है, या कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार का। एक होता था क्या आपका चरघातांकी वक्र और दूसरा होता था क्या संभार तंत्र। चरघातांकी वक्र कौन से शेप का था, जे शेप, मैं गलती से जेड शेप बोला था, कौन सा शेप है वो, जे शेप है। और एक होता है एस शेप संभार तंत्र वाला। ठीक है, संभार तंत्र वाला जो रहता है वहाँ पास आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता। ठीक है, वो बोलता है कि कोई भी जो तुम्हारा इकोसिस्टम है वहाँ पास जितना भी आपका क्या है आहार उपलब्धता है या आवास है वो एक निश्चित कैपेसिटी का होता है। ठीक है ना, असीमित रूप से संसाधन उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इसके बारे में बात करता था, दोनों में अंतर देख चुके थे। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में। चलो, क्या होता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, ध्यान समझना। कोई पारिस्थितिक तंत्र है तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, समुदाय। एक समुदाय के अंतर्गत बहुत सारा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। ध्यान से समझो, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या बनाया था, पॉपुलेशन। बहुत सारा पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाता है, समुदाय या कम्युनिटी। क्लियर है ना, समुदाय या कम्युनिटी। उसके बाद कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाता है, इकोसिस्टम। क्या बनाता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ही किसका निर्माण करता है, बायोम का। किसका निर्माण करता है, बायोम का। और बायोम से किसका निर्माण होता है, बायोस्फीयर का। किसका, बायोस्फीयर का। ऐसा चलता है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई कम्युनिटी है तो इस कम्युनिटी में उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जैविक और अजैविक जितने भी कारक हैं उनके ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। क्लियर है, जैसे मैं बताया था ना, ताप जल प्रकाश और मिट्टी पर सारे के सारे पौधे हैं या जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या है, निर्भर है। क्लियर है कि नहीं, और आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्लियर है। अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में। इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन मतलब अंतर जातीय, ठीक है ना, क्या बोलना चाहिए इसको, अंतर जातीय अन्योन्य क्रिया। इंटरेक्शन मतलब 2 अलग अलग जाति है वो आपस में किस प्रकार से क्रियात्मक रूप से संबंध प्रदर्शित करते हैं, कार्य के आधार पर किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग किसके अंतर्गत, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन मतलब एक अलग जाति है और एक दूसरा जाति है तो वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जाति को लाभ होता होगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों जाति को क्या होता होगा, हानि होता होगा। ऐसा हो सकता है एक जाति को लाभ होता होगा दूसरे को हानि होता होगा। ऐसा भी होता होगा एक जाति को लाभ और दूसरा उससे अप्रभावित, मतलब तेरे फायदा हो रहा है इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। ऐसा हो रहा है कि एक जाति को नुकसान हो रहा है और एक अप्रभावित है। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझो। क्लियर है कि नहीं, कैसे कहानी चल रहा है, दोनों की जाति को लाभ हो सकता है, दोनों के दोनों जाति को हानि हो सकता है। एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं तो क्रियात्मक रूप से संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक जाति को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि। ऐसा हो सकता है कि एक जाति को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरा उससे क्या है, अप्रभावित। एक जाति को हानि हो रहा है और दूसरा क्या है, अप्रभावित। कैसे, इसको उदाहरण से समझोगे क्या, जैसे कि बगुला है, ठीक है, और क्या रहता है आपका, गाय रहता है। गाय चलते जा रहा है और उसके खुर के नीचे से मिट्टी क्या होते जा रहा है, दबते जा रहा है, मिट्टी हटते जा रहा है। मिट्टी के नीचे में क्या है, कीड़ा है, तो कीड़ा को कौन खा रहा है, बगुला। यहाँ पास बगुले को क्या हो रहा है, लाभ। गाय को कोई फायदा या नुकसान है क्या, नहीं, तो वो तो क्या है, जीरो है ना, मतलब वो अप्रभावित है। क्या है वो, अप्रभावित। अच्छा, दूसरा देखो तो एक को हानि होता है एक अप्रभावित है। जैसे कि पेनिसिलिन किससे बनता है, पेनिसिलियम नोटेटम से, उससे प्राप्त किया जाता है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। आप ध्यान से समझना, जिस बैक्टीरिया से जिस फंजाई से हमको मिल रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है, वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, नष्ट। लेकिन वो क्या खुद नष्ट होता है उससे, नहीं। मतलब कोई जहर उगल रहा है, सांप है, सांप तुमको काट रहा है तो सामने वाले क्या हो रहा है, हानि। सामने वाले क्या रहा है, हानि, लेकिन उसको खुद को कुछ होता है क्या, नहीं। स्वयं क्या है वो अप्रभावित है।
समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दोनों को लाभ होता है, ऐसा वाला उदाहरण जैसे लाइकेन है, शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं, एक को भोजन मिलता है, एक को आवास। समझ आ रहा है ना? दोनों को हानि हो रहा है, स्पर्धा में होता है दोनों को हानि, कंपटीशन जब चलता है तो दोनों को क्या हो सकता है? हानि। परभक्षण जब होता है, जैसे कि शेर है वो हिरण का शिकार कर रहा है तो शेर को फायदा हो रहा है, लेकिन हिरण का क्या हो रहा है? नुकसान। तो वो एक को प्लस और एक को माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में क्या होता है, ध्यान समझना। यदि दोनों जाति को लाभ हो रहे प्लस प्लस से शो करूंगा, दोनों को हानि हो रहे तो माइनस माइनस से, एक को लाभ और एक को हानि हो रहा है तो प्लस और माइनस, कोई एक को लाभ हो रहा है और एक अप्रभावित है प्लस और जीरो, किसी एक को हानि हो रहा है तो माइनस और कोई अप्रभावित है तो जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इसको कैसे शो करते हैं? अब ध्यान समझना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक। ध्यान समझना, धनात्मक अन्योन्य क्रिया और एक क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। क्लियर है? इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग? दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? फिर से दो भागों में। एक होता है धनात्मक व लाभदायक अन्योन्य क्रिया, धनात्मक व लाभदायक अन्योन्य क्रिया, और एक होता है क्या तुम्हारा? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। क्या होता है? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। धनात्मक या लाभदायक अन्योन्य क्रिया क्या होता है? ध्यान से समझना, जब अभी ध्यान से समझना, जब दो जाति अलग अलग जाति है वो आपस में अन्योन्य क्रिया कर रही है तो दोनों सदस्य को लाभ हो रहा है, या तो कोई एक सदस्य को लाभ हो रहा है और एक क्या है? अप्रभावित है, हानि किसी को नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अन्योन्य क्रिया करने वाली, अन्योन्य क्रिया करने वाली, आपस में इंटरेक्ट करने वाली, अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति को लाभ हो, लाभ हो, या फिर क्या बोल रहा हूं? एक को लाभ हो व दूसरा क्या हो? अप्रभावित। हानि नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अप्रभावित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक या लाभदायक अन्योन्य क्रिया। क्लियर है कि नहीं? इसके अंतर्गत सहपरोपकारिता, सहोपकारिता बोलते हैं जिसको, सहोपकारिता और सहभोजिता को लिया जाता है। सहोपकारिता और सहभोजिता दोनों को पढ़ाया जाता है, सहोपकारिता और सहभोजिता। इसको बोलते हैं म्यूटालिज्म, म्यूटालिज्म, और इसको बोलते हैं कॉमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म। मतलब कैसा वाला कहानी चल रहा है? देखो, दो जाति है तो दोनों जाति को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऐसे का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे? धनात्मक अन्योन्य क्रिया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक को लाभ हो रहा है और एक क्या है? अप्रभावित है। क्या है? अप्रभावित। ऋणात्मक नहीं, क्या है? अप्रभावित। वही कौन सा वाला? गाय और बगुला वाला। क्लियर है? और ये कौन सा वाला है? लाइकेन वाला। क्या है? लाइकेन वाला। शैवाल और कवक दोनों को लाभ हो रहा है। क्लियर है? दूसरा है ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, एक जाति को लाभ व एक को हानि, या फिर क्या बोल सकते हो? दोनों जाति को हानि, हानि, या फिर क्या बोल सकते हो? एक को हानि, एक जाति को क्या हो रहा है? हानि, व एक जाति क्या है? अप्रभावित। वह एक जाति क्या है? अप्रभावित। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। इसके अंतर्गत कितने टॉपिक का अध्ययन किया जाता है? 4। कितना? 4। कौन कौन सा होता है? देखो, स्पर्धा, कंपटीशन, जिसमें दोनों को हानि होता है, दोनों जाति को क्या होता है? हानि। दूसरा हम लोग को अध्ययन करना है किसका? परभक्षण का, जिसमें एक को लाभ होता है और एक को क्या होता है? हानि होता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। परजीवी जी जो रहते हैं ना, तो उसमें एक को लाभ हो रहा है और एक को क्या हो रहा है? हानि। और एक होता है तुम्हारा कॉमेंसेलिज्म, सॉरी एमेंसेलिज्म, अंतर जाति परजीविता बोलते हैं, अंतर जातीय परजीविता। तुम्हारे बुक में इसके बारे में डिटेल नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। अंतर जाति परजीविता में क्या होता है? एक को हानि होता है और दूसरा क्या होता है? अप्रभावित होता है। क्या होता है? अप्रभावित। क्लियर है? तो टोटल कितना प्रकार का अन्योन्य क्रिया है? 2, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक अन्योन्य क्रिया में केवल लाभ देखना है, हानि किसी का होगा क्या? नहीं।
ऋणात्मक में एक का लाभ एक का हानि या दोनों का हानि या एक का हानि हो रहा है एक क्या है अप्रभावित, ऐसा वाला कहानी है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कंप्लीट है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ इन शॉर्ट, जैसे कि दो स्पीसीज है, एक है स्पीसीज ए और एक है स्पीसीज बी। स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज क्या है तुम्हारा बी है, दो जाति है, ठीक है। और मान लो ये मैं क्रमांक कर देता हूँ, सीरियल नंबर कर देता हूँ। तो कितने टाइप का इंटरेक्शन बताया हूँ तुम लोगों को टोटल अभी तक मैं 6, कितने टाइप का 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां। मान लो एक जाति को लाभ है, ठीक है, चलो दोनों जाति को क्या है मान लो लाभ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहोपकारिता, कारिता क्या बोलते हैं सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। क्लियर है। दूसरा ऐसा है कि एक जाति को लाभ हो रहा है और एक क्या है अप्रभावित है, एक को लाभ हो रहा है और एक क्या है अप्रभावित, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। क्या बोलते हैं सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म। क्लियर है। तीसरा ऐसा है, ध्यान से समझना, एक को ध्यान देना ना, एक को दोनों को लाभ हो गया, एक को लाभ हो गया, एक को क्या हो गया अप्रभावित है। अब ऐसा है एक को लाभ हो रहा है और एक को क्या हो रहा है हानि, तो इसको हम लोग बोलते हैं परभक्षण। क्या बोलते हैं परभक्षण। क्लियर है। ऐसा हो रहा है कि दोनों को हानि हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पर्धा। क्या बोलते हैं स्पर्धा, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी हो रहा है कि फिर से एक को लाभ और एक को क्या हो रहा है हानि। क्लियर है, एक को लाभ हो रहा है और एक को क्या हो रहा है हानि। तो वैसे को परभक्षण परजीविता में भी वैसे ही होता है, परजीविता में भी एक को वैसे ही होगा, एक को लाभ होगा और एक को क्या होगा हानि। परभक्षण में भी एक को लाभ होगा और एक को हानि, दो ठो प्लस माइनस वाला है ना, और एक ठो क्या है माइनस वाला, एक माइनस और एक क्या है जीरो, मतलब एक को हानि हो रहा है और एक क्या है अप्रभावित है, क्या है अप्रभावित है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमेनसेलिज्म। एमेनसेलिज्म कैसे याद रख सकते हो मैं बताऊं, कॉमेंसलिज्म केटायन है, एमेनसेलिज्म एनायन है। क्लियर है, ऐसे करके दिमाग लगा करके याद रखना। एमेनसेलिज्म किसे कहते हैं, अंतर जाति परजीविता, हिंदी में नाम क्या है अंतर जाति परजीविता। तो टोटल कितना इंटरेक्शन पढ़ना है हम लोग को 6, कितना 6। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक अन्योन्य क्रिया पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, चलो शुरू करें क्या, ठीक। चलो सबसे पहले धनात्मक या लाभदायक अन्योन्य क्रिया पढ़ रहे हैं। इसमें दोनों जातियों को क्या होता है लाभ, या एक जाति को लाभ और दूसरा क्या होता है अप्रभावित। इसमें सबसे पहले है सहपरोपकारिता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। क्लियर है, म्यूचुअलिज्म। इस प्रकार ध्यान समझना, सहपरोपकारिता में क्या होता है, इस प्रकार का जो सहपरोपकारिता होता है इसमें दोनों जाति को क्या होता है लाभ होता है, दोनों ही जाति को क्या होता है लाभ होता है। अब ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है विकल्पी, विकल्पी सहोपकारिता कारिता, और एक होता है क्या अविकल्पी सहोपकारिता। एक होता है विकल्पी सहोपकारिता और एक होता है क्या अविकल्पी सहोपकारिता। विकल्पी सहोपकारिता मतलब एक जीव और दूसरा जीव दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीका से, ध्यान समझना, पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, उसके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई और दूसरा विकल्प है। समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों जाति पूर्णतः एक दूसरे पर निर्भर नहीं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। क्लियर है, पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते। क्लियर है। और अविकल्पी में पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर निर्भर, मतलब एक जीव नहीं रहेगा दूसरा भी जिंदा नहीं रहेगा। क्लियर है ना। इसमें क्या बोलेंगे पूर्णतः निर्भर होते हैं, तथा निर्भर। कौन पूर्णतः निर्भर, दोनों जातियां, दोनों जातियां एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं पूरी तरीके से निर्भर होती है। क्लियर है। तो सहपरोपकारिता किसे कहते हैं, यह एक प्रकार का धनात्मक लाभदायक अन्योन्य क्रिया है, इसमें दोनों जाति को क्या होता है लाभ होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक विकल्पी और एक अविकल्पी। विकल्पी सहोपकारिता में दोनों जाति एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता, अर्थात केवल कोई एक जाति भी जीवित रह सकता है, लेकिन
अविकल्पित सहोपकारिता में दोनों के जो दोनों जाति होते हैं दोनों के जो दोनों जातियाँ होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले उदाहरण है, चलो मिटा दूं क्या इसको मैं? ठीक है, सबसे पहला उदाहरण देखो राइजोबियम का। क्या है? राइजोबियम, राइजोबियम दलहनी सहजीविता। पहला उदाहरण राइजोबियम दलहनी सहजीविता। क्लियर है? ध्यान से समझो। राइजोबियम एक जीवाणु है। राइजोबियम क्या है? आपका एक जीवाणु है। ठीक है ना, राइजोबियम जीवाणु केवल और केवल दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है और नोड्यूल बना करके रहता है। मतलब राइजोबियम जीवाणु को क्या चाहिए? आवास चाहिए। क्या चाहिए? आवास। अब दलहनी पौधा अपने जड़ों में रहने के लिए देता है नोड्यूल बना करके। क्यों? क्योंकि दलहनी पौधे को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। दलहनी पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। यानी इसको आवश्यकता है किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो राइजोबियम क्या करता है? ध्यान समझना। राइजोबियम वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन रहता है उसको नाइट्रेट्स वगैरह में बदल देता है, नाइट्रेट्स नाइट्राइट में। ठीक है, और उसको दे देता है किसको? दलहनी पौधे को। और दलहनी पौधा बदले में उसको रहने के लिए क्या दे देता है? जगह। तो इसमें देखो, इसको भी लाभ हो रहा है और इसको भी लाभ हो रहा है। इसको चाहिए क्या? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन को कौन दे रहा है? राइजोबियम। और राइजोबियम को क्या चाहिए था? आवास। रहने के लिए आवास कौन दे रहा है? दलहनी पौधा। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? और साथ ही साथ आवास तो मिल रहा है और राइजोबियम जीवाणु जब इसके जड़ में रह रहा है तो उसको खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जीवाणु को आवास तो मिल रहा है और साथ ही साथ क्या मिल रहा है? भोजन। और दलहनी पौधे को क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन। क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन। क्लियर है कि नहीं? तो ये पहला उदाहरण हो गया राइजोबियम और दलहनी सहजीविता का, सहपरोपकारिता का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो लाइकेन का। लाइकेन के बारे में सब लोग जानते हो। दो चीज होता है, एक तो होता है शैवाल और एक होता है लाइकेन में कौन? कवक। कौन होता है? कवक। लाइकेन जो रहता है वो क्या बनाता है? भोजन बना देता है। और कवक क्या बनाता है? आवास बनाता है। क्या बनाता है? आवास। ये विषमपोषी है, इसको चाहिए क्या? भोजन। और शैवाल को क्या चाहिए? आवास। क्या चाहिए? आवास। तो दोनों एक दूसरे के बीच, ध्यान से समझना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। अच्छा, कवक को आवास चाहिए। ठीक है, कवक को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसको प्रजनन के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। क्लियर है ना? ऐसे करके याद रखना, मेनली ये याद रखना कि कवक डिपेंड होता है शैवाल के पास किसके लिए? भोजन के लिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? 100 बात का एक बात, केवल लाइकेन करके भी लिख दोगे तो भी तुमको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा माइकोराइजा। माइकोराइजा, ठीक है ना? कवक और संवहनी पादप के मध्य का संबंध है। संवहनी पादप के मध्य का संबंध। क्लियर है? कवक और संवहनी पादप के मध्य का क्या है? ये संबंध है। कवक जो रहता है, ठीक है, कवक जो रहेगा उसको क्या चाहिए? आवास चाहिए। क्या चाहिए? आवास। और संवहनी पादप को क्या चाहिए था? जल और फास्फेट आयन चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? फास्फेट आयन। क्लियर है? तो इस कारण ये दोनों के दोनों क्या दिखाते हैं? आपस में संबंध प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कितना उदाहरण हो गया सहजीविता का? 3। ठीक है, सबसे पहला राइजोबियम और दलहनी पौधा। दूसरा क्या हो गया आपका? लाइकेन। तीसरा क्या हो गया? माइकोराइजा। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र तब। ठीक है, ग्लोमस वंश का ही कवक का यूज होता है ज़्यादा और इसको फास्फेट आयन देता है। कौन सा आयन? फास्फेट आयन। क्लियर है? जैसे राइजोबियम नाइट्रेट देता है वैसे ये क्या देता है? फास्फेट, फास्फोरस अवशोषित करता है। और इसके अलावा एनीमोन हर्मिट, ठीक है ना, सी एनीमोन। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना ना। जो समुद्री एनीमोन रहता है ना, एनीमोन एक प्रकार का मछली टाइप का ही है। ठीक है ना, समुद्री एनीमोन है। और केकड़ा, और क्या है आपका? केकड़ा। अब ध्यान से समझना, समुद्री एनीमोन जो रहता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है। इसका स्पीड क्या होता है? कम।
इसका स्पीड क्या होता है कम, और इसका स्पीड क्या होता है केकड़ा का ज़्यादा, इसका स्पीड क्या होता है ज़्यादा। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीविता संबंध दिखाते हैं। कैसे? देखो, केकड़ा को कोई भी शिकारी आकर के खा सकता था, ठीक है, तो वो अपने पास किसको बुला लेता है, समुद्री एनीमोन को। ऐसा ये मान लो ये केकड़ा है, समझने का कोशिश करो, ये क्या है, केकड़ा है, तो समुद्री एनीमोन इसके आसपास आकर के चिपक जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या रहता है कम, उसको गति करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो इसके ऊपर आकर चिपक जाएगा। और एनीमोन में क्या लगा रहता है, सी एनीमोन में कांटा, तो दूसरा शिकारी आएगा तो केकड़ा से इस केकड़ा का क्या हो जाएगा, रक्षा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एक का स्पीड कम है तो ज़्यादा दूर तक गति कर सकता था क्या, नहीं, तो इसके ऊपर चढ़ गया। अब केकड़े के इससे क्या लाभ हो रहा है कि केकड़े को कोई दूसरा शिकारी आकर के खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्या लगा रहता है, कांटा। क्या लगा रहता है, कांटा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, ठीक, चलो भाई, ठीक है। सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है सी एनीमोन, किसके लिए, केकड़ा के लिए। क्लियर? और कितना, 3 हो गया ना, 4 हो गया। 5वां देखो, अंजीर बताया था, और कौन सा जाति, बर, फिग एंड वास्प, ठीक है ना, फिग एंड वास्प। देखो, अंजीर जो रहता है ना, केवल और केवल वास्प से ही, मतलब ये जो प्रजाति है, ठीक है ना, केवल और केवल इससे ही क्या हो सकता है, परागित हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? केवल और केवल किससे परागित हो सकता है, वास्प से। क्लियर है? तो इस कारण इसका तो मजबूरी है इसको रखना अपने पास। और इसका क्या कहानी है, ये इसके पास क्यों गया, ध्यान देखो, इसका मजबूरी जान डाले। इसको यदि अपना परागण कराना है तो क्या चाहिए, इसको वास्प प्रजाति चाहिए। इसको क्या लाभ है, ये अपना अंडा इसी के अंडाशय में देता है, बर, और दूसरा इसको क्या मिल जाता है, भोजन। क्या मिल जाता है, भोजन। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? यानी कि इसको क्या मिल जाता है, भोजन मिलेगा, और अंडा रखने के लिए जगह मिल जाएगा, अंडा देने के लिए जगह मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को लाभ हो रहा है ना, और दोनों के बीच का एकदम मजबूत सहजीवी संबंध है, यानी इसका परागण इसके बिना हो पाएगा क्या, नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। क्या नेक्स्ट है, मक्खी तथा आर्किड पुष्प के बीच में, मक्खी तथा आर्किड पुष्प के मध्य में। एनसीईआरटी का एक एक उदाहरण दे रहा हूं ना मैं। 6वां है मक्खी तथा आर्किड, ठीक। एक आर्किड रहता है, ठीक है ना, आफ्रिश नाम का आर्किड है, आर्किड क्या नाम से है, आफ्रिश, OPHYRUS, ऑफ्रिस, क्या नाम से, ऑफ्रिस। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसको जब अपना परागण कराना रहता है तो ये लैंगिक कपट का सहारा लेता है। कैसे लैंगिक कपट का सहारा लेता है, ध्यान से समझो। लैंगिक कपट का सहारा लेता है। देखो, ऑफ्रिस एक फूल है, और उस ध्यान देना, आर्किड क्या है, प्रजाति है किसका, पुष्प का, किसका, पुष्प का। उसी में का एक नाम है क्या, ऑफ्रिस नाम का एक आर्किड रहता है। क्लियर है? इसका जो पंखुड़ी रहता है, इसका जो पंखुड़ी रहता है, ठीक है, ये ऐसा फूल है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये ऐसा पंखुड़ी है, ठीक है। यहाँ पास पराग, ध्यान देना ना, ये फीमेल है। कैसा फ्लावर है, ऑफ्रिस फीमेल फ्लावर है। क्या है, फीमेल फ्लावर है, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये ऑफ्रिस क्या करता है, सेम टू सेम दिखाई देता है, ध्यान देना ना। ये नर मक्खी जो रहेगा, नर भ्रमर समझो इसको, नर भौरा, मक्खी मतलब भौरा, ऐसा समझना, ठीक है। नर भौरा इस पुष्प को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मादा भ्रमर है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी इसका स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखता होगा, मादा मक्खी के जैसे। इस फूल का स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखता होगा, मादा मक्खी के जैसे। क्लियर है? और इसको ध्यान देना, नर भ्रमर जो है इसको क्या समझता है, मादा समझ करके स्यूडो कॉपुलेशन करता है। क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक है ना। एक प्रकार से ये क्या कर रहा है, लैंगिक कपट कर रहा है। फूल है लेकिन दिखाई दे रहा है किसकी तरह, मादा मक्खी की तरह। और ये इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो ये परागकण को दूसरे ऑर्किड से ला देगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, परागण, और इसका सेक्सुअल डिजायर क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है कि नहीं?
तो इसी को हम लोग बता रहे हैं क्या, मक्खी और आर्किड के बीच में कौन सा संबंध है, ये भी सहजीविता का संबंध है। समझ आया कि नहीं। लैंगिक कपट किसे कहते हैं, याद रखना, आर्किड पुष्प का जो एक पंखुड़ी है वो सेम टू सेम मिलता है किसके है, मादा भ्रमर से, और इसको जो नर भौरा रहता है, ठीक है, मादा समझ करके इसके पास आता है और इसका क्या हो जाता है, इस पुष्प का परागण हो जाता है। क्लियर है। तो इससे इस पुष्प का परागण हो गया, इसको फायदा हो गया और इसका सेक्सुअल डिजायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक कपट। क्या बोलते हैं, लैंगिक कपट। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है, अब ये हो गया ना पूरा उदाहरण किसका, सहपरोपकारिता का। अब बात करते हैं सहभोजिता का। किसका बात करते हैं, सहभोजिता। सहभोजिता में क्या बोला था, किसी एक जाति को क्या होता है, लाभ, और दूसरा क्या होता है, अप्रभावित। किसी एक जाति को क्या होता है, लाभ, और एक जाति क्या होता है, अप्रभावित। और इसमें तुम लोगों को उदाहरण दिया था मैं, किसका एग्जाम्पल किसका दिया था, गाय व बगुला का, गाय व बगुला का। क्लियर है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, इपीफाइट का। इसका इपीफाइट क्या होता है, इपीफाइट ध्यान समझना, ठीक। क्या होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय वन है तो ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ है, ठीक है, तो ऐसा तना भी लगा रहेगा। तो जो छोटे पादप रहते हैं, ठीक है ना, इन पादपों के ऊपर ऐसे चढ़ने नहीं लगते, मतलब इसी के ऊपर उग जाते हैं। अधिपादप बोल रहा हूँ ना मैं, इपीफाइट मतलब क्या होता है, अधिपादप, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन में ध्यान समझना, छोटे पादप जो रहते हैं प्रकाश प्राप्त करने के लिए और नमी प्राप्त करने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए और नमी प्राप्त करने के लिए कोई पेड़ पौधा रहता है उसके तने पर उगाते हैं। नया पेड़ पौधा किसके ऊपर उग गया, तने के ऊपर। इसमें ध्यान से देखो, इसको लाभ हो रहा है लेकिन ये क्या रहेगा, अप्रभावित। समझ आ रहा है, ये क्या रहेगा, अप्रभावित। तो उदाहरण याद रखना है, इपीफाइट। क्या याद रखना है, इपीफाइट। अधिपादप किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रकाश और नमी प्राप्त करने के लिए छोटे पादप बड़े पादपों के तने के ऊपर उग जाते हैं, अधिपादप, पादप के ऊपर। क्लियर है। दूसरा याद रखना है, तीसरा एग्जाम्पल कठलता का। क्या होता है कठलता, कठलता, ठीक है। क्या होता है कठलता, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये बड़ा पौधा है, ठीक है ना। अभी जब मैं उदाहरण दिया था अधिपादप का, तो क्या हुआ था, तना था, तना के ऊपर ऐसा प्लांट उगता था। क्लियर है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दूसरा पौधा है ना, उसका जड़ तो कहाँ है, जमीन में, जड़ तो कहाँ है, जमीन में, लेकिन इस पौधे को चाहिए क्या, प्रकाश और नमी। तो ये जड़ से ऐसे जाते जाएगा और ऐसे पूरा फैल जाएगा, इस पूरे पेड़ के ऊपर लग जाएगा इसका नार बियार। ये इससे पोषण प्राप्त नहीं कर रहा है। अमरबेल रहता है वो खींचता है, लेकिन ये ऐसा खींचने वाला नहीं है, मतलब इसको केवल क्या चाहिए, प्रकाश और नमी। इस कारण ये जो बड़ा पेड़ रहता है उसको घेर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कठलता। क्या बोलते हैं, कठलता। लता है, लता, काष्ठ की लता, कठलता, ऐसे करके याद रख लेना। क्लियर है। उदाहरण याद रखना है, टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा का। अमरबेल नहीं है जी, अमरबेल तो ऐसे चिपक जाता है, सामने वाले पेड़ से पूरा खींचता है। क्लियर है। उसमें एक को लाभ हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, हानि। यहाँ पास एक को लाभ हो रहा है और एक क्या है, अप्रभावित, इसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। कितना एग्जाम्पल हो गया, 3। नेक्स्ट देखें क्या, सार्क और सकर मछली के बीच में संबंध। सार्क प्लस सकर फिश, सकर फिश, ठीक है। ध्यान दो, सार्क का साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, ऐसा समझो। सार्क है, इसका साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्लियर है। और जो सकर फिश रहता है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, छोटा। तो सकर फिश को भोजन का तलाश करना रहता है, तो क्या करता है, सकर फिश ना इसके नीचे में आकर के इससे चिपक जाता है। अब सार्क लंबा लंबा दूरी तक जाएगा, ठीक है, तो वो जो सकर फिश रहेगा अब इसके नीचे रहेगा, सार्क इसको खा पाएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना, कार्टून में दिखाता है एकदम, ठीक है, भगते रहते हैं दूसरे नीचे नीचे रहते हैं ऐसा करके। क्लियर है ना। तो सकर फिश यहाँ रहता है सार्क के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर देखो, इसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन जो सकर फिश है वो भोजन की तलाश में दूर दूर जा पर है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका उदाहरण, यह भी सहभोजिता का उदाहरण।
क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो एक हो गया आपका म्यूचुअलिज्म, सहपरोपकारिता, और दूसरा हो गया सहभोजिता। ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे थे? धनात्मक या लाभात्मक अन्योन्य क्रिया, लाभदायक अन्योन्य क्रिया। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया के बारे में। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में ध्यान समझना, या तो दोनों के दोनों जाति को क्या होगा? हानि, या तो दोनों के दोनों जाति को क्या होगा? हानि। एक को लाभ होगा, एक को हानि, या तो फिर एक को हानि होगा, दूसरा क्या होगा? अप्रभावित होगा। क्या होगा? अप्रभावित। तीन कंडीशन हो सकता है, क्लियर है ना? तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? प्रतिस्पर्धा का। किसका बात करते हैं? प्रतिस्पर्धा का। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन किस लिए होता है? दोनों जाति को इसमें नुकसान होता है ना, याद रखना। कंपटीशन का बात कर रहे हैं, दोनों जाति को इसमें क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है। प्रकाश के लिए हो सकता है कंपटीशन, और पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है कंपटीशन। रीजन क्या है? पोषक तत्वों की कमी, और दूसरा किस लिए हो सकता है? प्रकाश के लिए। क्लियर है? दोनों चीजों के लिए हो सकता है कंपटीशन। अब ये दो प्रकार से हो सकता है कंपटीशन। कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से। एक तो हो सकता है अंतर जाति प्रतिस्पर्धा, अंतर जाति प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, और एक हो सकता है क्या? अंतरा जाति, अंतरा जाति प्रतिस्पर्धा। समझ आ रहा है? अंतर जाति प्रतिस्पर्धा का मीनिंग समझ रहे हो? अंतर जाति मतलब ऐसा समझो, खाना जो है एक ही है, भोजन एक ही है, और उस एक भोजन को, जैसे कि घास है, उस एक घास को गाय भी खा रहा है और बकरी भी खा रहा है, दोनों अलग अलग जाति है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पूरा गाय का आबादी है और गाय गाय के बीच में ही हो गया, मतलब एक अंतर जाति, दो अलग अलग जाति, और एक ही जाति के सभी जीवों के मध्य। तो एक ही जाति के सभी जीवों के मध्य यदि कंपटीशन हुआ, केवल गाय के ही बीच में झगड़ा हो रहा है उस घास के लिए, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? अंतरा जाति। और गाय और बकरी के मध्य में हो रहा है कंपटीशन, तो क्या बोलूंगा? अंतर जाति। क्या बोलेंगे? अंतर जाति। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इस कंपटीशन को समझाने के लिए, अब देखो दोनों को नुकसान तो हो रहा है, तो नुकसान को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और अलग अलग कुछ कुछ क्या दिए? नियम दिए। क्या बोला गया? ध्यान समझना। इस अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रिसोर्स के लिए, ध्यान से समझना, एक ही रिसोर्स के लिए सेम जाति क्या करे? कंपटीशन करे। एकदम अलग अलग जो जाति रह सकते हैं ना, वो भी आपस में कंपटीशन कर सकता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? जैसे गाय है, गाय ही घास के लिए कंपटीशन करेगा, शेर तो नहीं करेगा कंपटीशन घास के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? गाय करेगा या बकरी करेगा, जो घास खाते हैं वही लोग घास के लिए क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। शेर करेगा क्या? नहीं। लेकिन यहां पास एक तथ्य बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से असंबंधित जाति, ध्यान समझना, पूरी तरीके से असंबंधित जाति भी, याद रखना, पूर्णतः असंबंधित जाति, असंबंधित जाति भी एक ही तरह के संसाधन के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकते हैं, स्पर्धा कर सकते हैं। जो पूरी तरीके से क्या है? ध्यान से समझना, असंबंधित है, जिनका एक दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो भी आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है? एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी, क्या बोल रहा है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में झील है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में एक उथला झील है, मतलब जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, ऐसा झील है, उथला झील है। तो वहाँ पास उस झील में क्या है? ऐसा पानी है ना, ये झील है, झील में क्या है आपका? पानी। अब इस पानी में क्या पाया जा रहा है? जू प्लैंकटन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। क्या पाया जा रहा है? जू प्लैंकटन पाया जा रहा है। अब इस जू प्लैंकटन को, ठीक है ना, जू प्लैंकटन को खाने के लिए इधर से कौन आता है? आपका बगुला भी आ सकता है। कौन आ सकता है? बगुला। और यहाँ पास क्या है? उपस्थित है, छोटी मछलियाँ भी तो है। अब देखो बगुला कहाँ है? कौन सा स्पीसीज है तुम्हारा? एवीज वर्ग का है।
कहाँ का है, एवीज वर्ग का है, और ये तो फिश है आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूरी तरीके से असंबंधित जाति है ये, मतलब एक पक्षी है और एक मछली है, लेकिन एक ही रिसोर्स के लिए दोनों के दोनों कंपटीशन कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरी तरीके से असंबंधित जाति एक ही संसाधन के लिए लड़ाई कर सकते हैं। और उदाहरण दूं क्या, भालू रहता है और क्या है तुम्हारा, मछली है, ठीक है ना, या भालू और सील है, समुद्र में रहता है ना, ध्रुवीय भालू है और सील है, दोनों को क्या चाहिए, मछली। तो दोनों के दोनों देखो, एक तो समुद्र का जीव है और एक कहाँ का जीव है, तुम्हारा स्थल का जीव है, पूरी तरह से असंबंधित है, लेकिन एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। समझ आया? दूसरा पॉइंट देखो, ये उदाहरण याद रहेगा क्या, दक्षिण अमेरिका के उथली झील में, ठीक है, उपस्थित रहता है जूप्लैंक्टन, जिसको खाने के लिए कौन आता है, फ्लेमिंगो, बगुला, ठीक है। और ये जो बगुला है और यहाँ पास रहने वाला जो मछली है, इनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन। क्या होता है, कंपटीशन। अच्छा, इसी को समझाने के लिए, कंपटीशन को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया था, गाउस। कौन आया था, गाउस। गाउस ने एक नियम दिया, उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से समझना ध्यान देना, गाउस का नियम को बाद में बताते हैं, पहले ध्यान समझना। गाउस ने दिया है नियम स्पर्धी मोचन का। किसका नियम दिया है, स्पर्धी मोचन, कंपटीशन रिलीज, कंपटीशन रिलीज। गाउस क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। जब संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जब संसाधन क्या होते हैं, सीमित, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होता है ना, सुपीरियर स्पीसीज होता है, वो इंफीरियर स्पीसीज को हटा देता है, इंफीरियर स्पीसीज को विलुप्त कर देता है। क्या कर देता है, विलुप्त कर देता है। क्लियर है? जो सुपीरियर स्पीसीज रहता है वो क्या कर देता है, इंफीरियर स्पीसीज को गायब कर देता है, दूसरी जाति को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, विलुप्त कर सकता है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक द्वीप है, गैलापैगो द्वीप, गैलापैगो द्वीप, ठीक है। ये जो द्वीप था, इस द्वीप में पूरा ऐसा घास लगा था, ठीक है ना, इस द्वीप में पूरा लगा है क्या, घास, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पास एंट्री करवाया गया किसका, बकरी का। किसका एंट्री करवा दिया गया, बकरी का। अब बकरी का जो चारण क्षमता होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, चरने का कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ इस द्वीप का पूरा घास क्या होने लग गया, खत्म। और इस घास के ऊपर निर्भर रहता था कौन, एबिगडन कछुआ, एबिगडन कछुआ, कछुआ कछुआ, एबिगडन कछुआ, कौन रहता था, एबिगडन कछुआ। तो एबिगडन कछुआ क्या हो गया, बकरी के अत्यधिक चारण के नाम से गायब हो गया। यहां पास एक सुपीरियर स्पीसीज, एक इंफीरियर स्पीसीज को क्या कर दिया, गायब कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? उदाहरण याद रखना, गैलापैगो द्वीप में बकरियां लाने पर एबिगडन कछुआ 10 साल में ही गायब हो गया, मात्र 10 वर्ष में। क्लियर है? बहुत बड़ा द्वीप है ना भाई, क्लियर है। तो वहां पास स्थानिक प्रजाति था कछुआ का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब, क्योंकि वहां पास के रिसोर्स का कौन यूज कर दिया, बकरी, यानी संसाधन सीमित मात्रा में रहा होगा। समझ आया? आगे बढ़ जाए क्या, ठीक। एक और ध्यान देना, अब कंपटीशन रिलीज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं ना, इसी से रिलेटेड है। गाउस का नियम क्या बोलता है कि जब संसाधन क्या हो, सीमित हो, तो सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को क्या कर देता है, गायब कर देता है। क्या कर देता है, गायब कर देता है। लेकिन मान लो मैं इस सुपीरियर स्पीसीज को हटा दूं तो फिर से इंफीरियर स्पीसीज दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा समझना कि एक स्कूल है, इस स्कूल में क्या था, वहाँ का टॉपर बच्चा था। अब जैसे ही कोई दूसरा उससे भी ज़्यादा होशियार बच्चा आया, तो जो वहाँ का टॉपर बच्चा था उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया, क्योंकि उससे ज़्यादा होशियार आ गया। लेकिन मान लो वो जो नया बच्चा है उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, फिर तो वो चला गया, तो फिर जो बच्चा वहाँ का पुराना, समझ आ रहा है ना, जो होशियार था वो फिर से क्या बन जाएगा, होशियार, पहला फिर से आने लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ये एक स्कूल है, इस स्कूल में क्लास कक्षा 12वीं है, तो कक्षा 12वीं में ध्यान समझना, यहाँ का टॉपर कौन है, तुषार है। ऐसा समझो, यहाँ का टॉपर कौन है, तुषार। अब तुषार से भी ज़्यादा होशियार कोई आ गया, वैसे गलत बात हो गया, तुषार को बोल दिया। अब तुषार से भी ज़्यादा टॉपर आदमी आ गया, चलो तरुण आ गया इस स्कूल में, ऐसा समझो तरुण आ गया। अब तरुण क्या करने लग जाएगा, टॉप, तो इसका महत्व क्या हो गया, कम। लेकिन जैसे ही तरुण को यहाँ से निकाल देंगे,
यहाँ से निकाल देंगे तो फिर से इसका महत्व बढ़ जाएगा। मतलब ध्यान समझना, जब कोई सुपीरियर स्पीसीज आता है तो इंफीरियर स्पीसीज के मान को क्या कर देता है, कम। लेकिन जैसे ही सुपीरियर को हम लोग क्या करते हैं, फिर से हटा देते हैं, तो इंफीरियर स्पीसीज का मान बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन जब होगा तो इंफीरियर स्पीसीज गायब हो जाएगा। क्लियर है ना? इंफीरियर स्पीसीज क्या हो जाएगा, गायब। लेकिन मान लो कंपटीशन खत्म हो जाए, समझ आ रहा है, तो फिर से इंफीरियर स्पीसीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक था कार्नेल नामक, ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम क्या है, कार्नेल। ठीक है ना, क्या बताया था, स्कॉटलैंड में, ठीक है ना, स्कॉटलैंड में जो समुद्र है, समुद्री तट है, स्कॉटलैंड में जो समुद्री तट है वहां पास बार्निकेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बार्निकेल। ठीक है, एक प्रकार का जीव है। ठीक है ना, एक का नाम है बार्निकल वेलेनस, बार्निकल वेलेनस, और एक का नाम है बार्निकल चैथेमेलस। एक बार देख लेना इसका नाम ना, चैथेमेलस। ठीक है, ये होता है क्या, सुपीरियर स्पीसीज। क्या होता है, सुपीरियर स्पीसीज। और ये क्या होता है, इंफीरियर, मतलब निचला, कमजोर जाति जी। क्लियर है, ध्यान से समझना। तो हुआ क्या था, ध्यान दो, ये जब आया बार्निकल वेलेनस, ठीक है, तो ये जो बार्निकल चैथेमेलस है इसको क्या कर दिया, उस जगह से हटा दिया। जब कंपटीशन हुआ तो जो इंफीरियर स्पीसीज होता है उसके प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कम। लेकिन ध्यान देना, ये आया तो इसके संख्या में क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, कमी। ऐसे याद रखना, बी वेलेनस बड़ा, चैथेमेलस छोटा, भूलना नहीं। एग्जाम्पल आईएमपी है, एनसीईआरटी का है कारण। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं? और जैसे ही फिर मैं इसको गायब किया तो इसका संख्या फिर से क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया यहां तक? ठीक, क्लियर है। अच्छा, गाउस का एक और नियम था, गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम, गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। तो गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या है, ध्यान दो। गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम, अपवर्जन है ना, स्पर्धी अपवर्जन का नियम। गाउस के स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या बोलता है कि मान लो दो, ध्यान समझना ना, एक ही तरह के संसाधन के लिए मान लो दो निकटतम जाति संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, संसाधन कैसा है, एक ही है, एक ही संसाधन है, और दो निकटतम जाति, दो निकटतम जाति उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं जी। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, प्रतिस्पर्धा ना, कंपटीशन। ध्यान दो, तो एक ही संसाधन है, ठीक है, और उसके लिए दो निकटतम जाति क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो जो सुपीरियर स्पीसीज रहेगा, जो सुपीरियर स्पीसीज रहेगा, ठीक है ना, वो क्या कर देगा, इंफीरियर को, इंफीरियर को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, यानी कि वहां पास से क्या कर देगा, हटा देगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना, एक ही संसाधन के लिए यदि दो निकटतम जाति प्रतिस्पर्धा करती है, ठीक है, तो लंबे समय तक वो एक साथ रह नहीं सकती। उसमें जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो इंफीरियर स्पीसीज को, मतलब उच्चतम जाति जो रहेगा, उच्चतम जाति के जो जीव रहेंगे निम्नतम जाति के जीवों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन यह कब होगा, जब संसाधन क्या हो, सीमाकारी हो, लिमिटिंग हो। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जैसे कि समझने का कोशिश करना, मैं तुम लोगों को उदाहरण दिया था ना, किसका, कछुआ और बकरी का। गैलापैगो द्वीप भस है, ऐसे समझो वो द्वीप है, उस द्वीप में बस क्या लगा है, आपका घास लगा है। क्लियर है ना? और 1 किलोमीटर के एरिया बस में लगा है वो। समझ आ रहा है कि नहीं? 1 किलोमीटर बस के एरिया में लगा है। तो संसाधन क्या हो गया हमारा, सीमाकारी। और यहाँ सुपीरियर स्पीसीज कौन हो गया, बकरी। क्लियर है? तो क्या करने लग गया, इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया, संघर्ष। हाँ, यहाँ पास एक नियम का मैं वो थोड़ा सा खंडन कर दिया हूँ। क्या खंडन कर दिया हूँ कि ये निकटतम संबंधित जाति नहीं है, ठीक है ना, अपरस्पर यानी कि एकदम असंबंधित जाति है। एक और उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान दो। चिड़िया है, एक पेड़ है, इस पेड़ में क्या लगते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं। ठीक है, इस पेड़ में बहुत सारे क्या लगते हैं, ऐसे फल लगते हैं।
तो ये जो फल है, इन फल को खाने के लिए कौन आता होगा? चिड़िया, बहुत सारा चिड़िया आता होगा। अब फल तो लिमिट में लगे होंगे इस पेड़ में, तो जो उच्च वर्ग का चिड़िया होगा वो निम्न वर्ग की चिड़िया को क्या कर देगा? वहां पास से गायब। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। लेकिन 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 मैक ऑर्थर नाम का एक वैज्ञानिक आया। कौन आया? मैक ऑर्थर। और वो बोला कि कंपटीशन का भी ना हम लोग तोड़ निकाल सकते हैं। मतलब ये गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम है, ये क्या बोल रहा है कि सुपीरियर इंफीरियर को क्या कर देगा? हटा देता होगा, या एक प्रजाति क्या हो जाता है? विलुप्त। तो मैक ऑर्थर क्या बोलता है कि नहीं, ये जो तुम्हारा ध्यान देना, गाउस का स्पर्धी अपवर्जन नियम है ना, गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे? रिसोर्स पार्सनिंग करके। मतलब जो हमारा संसाधन है उसका हम लोग क्या कर दे? विभाजन कर दे। यदि क्या कर दे? विभाजन। समझने का कोशिश करो। संसाधन विभाजन यदि कर दे हम लोग तो दिक्कत ही नहीं आएगा। कैसे? पेड़ का इस लेयर में जितना फल है उसको ये वर्ग का पक्षी खाएगा, इस लेयर में जितना है उसको अलग पक्षी आकर के खाएगा, इस लेयर में जितना फल है उसको अलग पक्षी आकर के खाएगा। ठीक है ना? एक चिड़िया होता है जिसका नाम है क्या? वोबलर। ठीक है, वार्बलर, वार्बलर बोलते हैं, वार्बलर, फुदकी, फुदकी हिंदी में नाम है। ठीक है ना? वार्बलर। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या है? वार्बलर। ठीक है, ये जो चिड़िया रहता है ना, तो वो फल को खाने के लिए क्या करता है? रिसोर्स पार्सनिंग करता है। मतलब जो संसाधन है उसका क्या कर देता है? विभाजन। यानी कि हाँ, ये जो पेड़ का इस लेयर में जितना भी फल आएगा उसको ये तुम खाओगे, इतना एरिया में आएगा फल उतने को तुम खाओगे। समझ आ रहा है नहीं? तो संसाधन का क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो कंपटीशन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान देना, जितना भी एग्जाम्पल दिया हूं, जितना भी नियम दिया हूं कंपटीशन से रिलेटेड, सबको अच्छे से याद करना। सबसे ज्यादा एमपी है गाउस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। उसका तोड़ कौन निकाला? मैक ऑर्थर। कौन निकाला? और एग्जाम्पल पूरे अच्छे से याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? आप परभक्षण के बारे में। परभक्षण में एक जाति को क्या होगा? लाभ, और एक को क्या होगा? हानि। ठीक है ना? परभक्षण में ध्यान समझना, परभक्षण में एक जाति को क्या होता है? लाभ, और एक को क्या होता है? हानि। जबकि कंपटीशन में दोनों जाति को क्या हो रहा था? हानि। क्लियर है ना? अब क्या हो रहा है? एक को लाभ हो रहा है और एक को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। जैसे घास है और कौन है? हिरन है। तो घास को क्या हो रहा होगा जी? हानि, और हिरन को क्या हो रहा है? लाभ। समझ आ रहा है नहीं? जैसे शेर और हिरन ही हो गया, तो शेर को क्या हो रहा है अब? लाभ, और हिरन को क्या हो रहा है? हानि। क्लियर है? यानी परभक्षण एक ऐसा विधि है, ठीक है ना, परभक्षण एक ऐसा विधि है जिसमें एक जाति को तो क्या होता है? लाभ, और दूसरे जाति को क्या होता है? हानि। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो परभक्षी होता है ना वो विवेकी होता है। परभक्षी क्या होता है? विवेकी। ये पॉइंट याद रखना। प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट। मतलब देखो, शेर को भूख लगेगा तो जितना भी हिरन है जंगल में उसको सबको मारेगा क्या? वो नहीं। उसको दिमाग रहता है कि नहीं, मैं आज केवल एक हिरन मारूंगा जितना मेरा भूख है, क्योंकि आज सब हिरन को मार दिया तो कल किसे खाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज हमेशा याद रखना है कि परभक्षी क्या होता है? विवेकी होता है, प्रूडेंट होता है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया, घास हो गया, हिरन। घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। घास को कौन खा रहा है? हिरन बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, ठीक है, घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। शेर हिरन को खा रहा है, शेर हिरन को खा रहा है। अरे पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा। सुने हो कि नहीं? पुष्पा का, ठीक है, याद आ गया, बोलो। चलो ठीक है, खाद्य श्रृंखला चलेगा तब गाना चलाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान समझना। जैसे कि हाँ, कलश पादप है। कलश पादप भी क्या कर रहे? कीड़ों को खा रहे। तो पादप भी जंतुओं को खा सकते हैं। क्लियर है? इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, परभक्षी जो रहते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का काम कर रहे हैं। भाई किसका काम कर रहे हैं? ऊर्जा स्थानांतरण का। कैसे? घास है, ठीक है, घास को जैसे कि कौन खा रहा है आपका? घास को कौन खा रहा है? खरगोश। खरगोश को कौन खा दिया? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खा दिया? शेर। ऐसा भी तो हो सकता है ना? क्लियर है? तो यहाँ पास इसका जितना एनर्जी रहेगा, मान लो इसमें 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा था,
इसका केवल 10% किसको मिलेगा? खरगोश को। 1000 का 10% कितना आएगा? 100। फिर 100 का 10% किसको मिलेगा? लोमड़ी को 10 ही मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा? 1। मतलब इसमें जो एनर्जी था उसका केवल कितना मिला? 1। तो ऊर्जा स्थानांतरण का भी कार्य होता है परभक्षण द्वारा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर है? अच्छा, यदि परभक्षी नहीं रहते, यदि परभक्षी नहीं रहते तो जीवों का संख्या क्या हो जाता? बढ़ जाता। क्लियर है कि नहीं? तो परभक्षी क्या करते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। परभक्षी क्या करते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? अच्छा, जब कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कोई नया जाति लाया जाएगा, ठीक है, जब कोई एरिया है तो वहां कोई नया जाति लाया जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? एकदम से आवश्यकता से अधिक वृद्धि शो कर सकता है। जैसे बंगाल का आतंक, याद आया? वाटर हाइसिंथ। और वहां पास का जो लोकल प्रजाति है उसको क्या कर सकता है? वो दबा सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जैसे कि मैं तुम लोगों को एक उदाहरण दिया था कि घास मैदान था, वहां पास किसको लाया गया? खरगोश को। और खरगोश का संख्या एकदम ज्यादा क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन रेट क्या था? ज्यादा। आहार उपलब्धता भी हो रहा था, उसका प्राकृतिक परभक्षी कोई नहीं था। तो उसको हटाने के लिए, अब खरगोश की संख्या को कम करने के लिए किसको एंट्री कराना पड़ गया हम लोग को? लोमड़ी को। समझ आ रहा है ना? तो प्राकृतिक परभक्षी के द्वारा भी, प्राकृतिक परभक्षी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़े। ठीक है, कीट और मेढक का कुछ प्रजाति रहता है, वो परभक्षी से सुरक्षा के लिए कैमोफ्लेज विधि मिमिक्री करता है। बताया था मैं तुम लोग को। छद्म आवरण भी धारण कर सकता है। मतलब ध्यान से देखो, जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि देखना धतूरा है, धतूरा हो गया, और क्या है जी तुम्हारा? धतूरा के साथ साथ वो फुड़हर रहता है ना, ठीक है, फुड़हर देखे हो, धतूरा रहता है, फुड़हर रहता है। तो वो अब देखो, जानवर को अटैक करेगा शिकारी, तो जानवर तो भाग सकता है, लेकिन पेड़ पौधे का अटैक करेगा तो पेड़ पौधे भाग सकते हैं क्या? नहीं। तो अपने बॉडी में, आकारकी में, समझ आ रहा है ना, अपने मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस कर देते हैं उन लोग, या तो फिर अपने फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। मतलब जैसे कि बबूल है या बेर है, तो बेर का पत्ती मत खा करके उसमें क्या उग गए? कांटे उग गए। समझ आ रहा है ना? ज्यादा जानवर उसको खा मत पाए। ऐसा है कि धतूरा वगैरह है, तो ये लोग क्या करते हैं? अब ध्यान समझना, ऐसे केमिकल का डिपोजिट करते हैं जिसको यदि जानवर खाएगा तो जानवर क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कार्डियक अटैक आ सकता है, धतूरा वगैरह को खाओगे तो हार्ट अटैक आ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, पेड़ पौधे भी अपने आकारकी में चेंज करके या कार्यकी में चेंज करके परभक्षी से अपना क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपने परभक्षी से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और बहुत सारा तुम लोग को उदाहरण मिल जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट कंपटीशन देखते हैं हम लोग क्या? परजीविता। क्या देख रहे हैं? परजीविता। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या है? परजीविता, जिसमें एक को लाभ है और एक को फिर से क्या है? हानि। वे पौधे या वे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे पेड़ पौधे या जीवों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? परजीवी। क्लियर है ना? और यह गुण क्या कहलाता है? परजीविता। अब परजीवी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। क्लियर है? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं अंतःपरजीवी, जो जीव के शरीर के अंदर निवास करते हैं, और एक होते हैं क्या? बाह्य परजीवी। क्या होते हैं? बाह्य परजीवी, जो कि जीव के शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। जैसे कि जू है, जू है, किन्नी है, समझ आ रहा है ना? वो सभी क्या होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, जोंक है, ये भी क्या है? बाह्य परजीवी। लेकिन अंतः परजीवी के अंतर्गत उदाहरण तुम लोग देख सकते हो, फीता कृमि है, एस्केरिस है, फीता कृमि है, कृमि होता है ना, एस्केरिस होता है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? अंतः परजीवी के। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? तो अच्छा, ध्यान समझना, अब जो परजीवी जीव है वो एक पोषक के ऊपर, यानी जो दूसरा जीव है वो क्या होगा? पोषक होगा, उसका उसी के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त कर रहे हैं ना। तो अपने बॉडी को, ध्यान समझना, अपने बॉडी को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोषी माध्यम से क्या कर सके? पोषण ग्रहण कर सके। मतलब उसमें कांटे होंगे ताकि वो आसानी से क्या हो सके? उसमें चिपक सके। उसमें ध्यान समझना, सकरिंग ऑर्गन होगा जो खूनों को चूस सके। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब अच्छा, और उसको ध्यान देना, खुद से भोजन बनाना है क्या? नहीं। तो ऐसे अनावश्यक अंगों को बनाने से क्या करेगा? अपना बचाव करेगा।
समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको भोजन कहाँ से लेना है, दूसरे से लेना है। चोर है, वो चोरी करता है तो वो कमाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि उसको तो चोरी करना है, तो चोरी करने का टेक्निक डेवलप करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान देना। अच्छा, इसी में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है अंड परजीविता, ठीक है, अंड परजीविता, अंड परजीविता, ठीक है। कोयल जो रहता है ना, कोयल, ठीक है ना, परजीवी पक्षी कौन है, कोयल है। परजीवी पक्षी कौन है, कोयल। कोयल जो रहता है, ध्यान समझना, अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। कोयल जो अपना अंडा रहता है, इसको किसके घोंसले में दे देता है, कौवा के घोंसले में, कौवा के घोंसले में, ठीक है ना। और कौवा, देखो कोयल आएगा और अंडा जो रहेगा किसके घोंसले में, कौवा के। कोयल आएगा कौवा के घोंसले के पास, कौन, कोयल, और कोयल कौवा के अंडे को गिरा देगा और अपने अंडे को वहां छोड़ देगा। और कौवा को क्या लगता है, ये जो अंडा है वो किसका है, उसका खुद का है, और यहाँ पास आकर के उस अंडे को क्या करेगा, ये सेएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म या अंड परजीविता। क्या बोलते हैं, अंड परजीविता। क्लियर है, क्योंकि सेम टू सेम दिखाई देता है, कौवा और कोयल दोनों का अंडा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया किसका, आपका अंड परजीविता का, यहां तक क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट है आपका, ध्यान से समझना, अंतरजातीय परजीविता। अच्छा, कोई भी मादा एनाफिलीज मच्छर को परजीवी है मत बोलना, वो क्या है आपका, वाहक है। क्या है, वाहक है, हाँ, लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम है ना, वो है, क्लियर है ना, वो है क्या आपका, परजीवी। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट, अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीवी है ना, अंतरजातीय प्रतिजीविता। इसमें क्या बोला था मैं, अंतरजातीय परजीविता ही बोला था ना, एक मिनट ना, कहाँ पास बात किए थे हम लोग, अंतरजातीय, हाँ देखो, अंतरजातीय परजीविता क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट में। अब अंतरजातीय परजीविता, परजीविता, इसमें एक जाति को क्या होता है, हानि, और दूसरा क्या रहता है, अप्रभावित। समझने के लिए कोशिश करो, एग्जांपल दे रहा हूं ना, पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, ये एक कवक है, और कौन सा केमिकल निकालता है जी, पेनिसिलिन। कौन सा केमिकल निकालता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन निकालता है। और ये जो पेनिसिलिन रहता है बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास बैक्टीरिया की जाति को क्या हो रहा है, हानि, और इसके खुद के शरीर में बन रहा है, लेकिन इसको कोई प्रभाव इसका पड़ता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर ही बनता है क्या, पेनिसिलिन, लेकिन क्या वो खुद मरता है क्या, नहीं। ऐसा समझो कि सांप तुमको डसता है तो उसके जहर के कारण तुम मर जाते हो, लेकिन सांप को कुछ होता है क्या, उसके शरीर में वो जहर रहता है तो नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब एक को हो रहा है क्या, हानि, और दूसरा क्या है, अप्रभावित। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतरजातीय परजीविता। क्या बोलते हैं, अंतरजातीय परजीविता। इसका नाम है इंग्लिश में ना, इंग्लिश नाम आता है एमेनसेलिज्म, एमेनसेलिज्म। एक होता था कॉमेनसेलिज्म, याद आया, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। कॉमेनसेलिज्म में क्या था, कैटायन, क्लियर ना, एक को लाभ और एक क्या था, अप्रभावित। यहाँ एक को हानि है, एनायन है, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीका से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब इकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो गया ना।